चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, जो इस पॉइंट पे एंड किए थे हम लोग कि अगर दो स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग वन और टू, एक वेव इंसिडेंट होके जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन जो हमने लिया था, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो हमारे पास इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए आई है तो रिफ्लेक्टेड वेव, इसका एम्पलीट्यूड आ गया था आपके पास V2 - V1 बाई V2 + V1 इंटू ए आई, और ट्रांसमिटेड वेव 2 टाइम्स ऑफ V2 बाई V1 + V2 इंटू ए। तो ये यहाँ पे एंड किया था हमने कल, है ना? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ये सब चीज जो किए थे, किसी को डाउट है? आवाज आ रहा है ना मेरा? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। हम्म। देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये समझो। देखो, इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे चैप्टर बढ़ाओ आगे, तो थोड़ा क्लासेस इसमें ज्यादा लगेगा हम लोग को। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टफ नहीं है, लेकिन जब चीजों को समझेंगे तो थोड़ा सा एक बार दिक्कत होगा आपको। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से अभी डिराइव करेंगे हम लोग। ये कंक्लूजन जो है खाली इस चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। कभी भी आप वेव्स पढ़ो, चाहे आप स्ट्रिंग वेव पढ़ो, साउंड वेव पढ़ो, लाइट वेव पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये जनरल चीज है जो हम लोग अभी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। आप देखो कि इंसिडेंट वेव कौन से मीडियम में मूव कर रहा है? एक लाइटर मीडियम में मूव कर रहा है। कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका? एक हेवियर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब हम कौन से केस का बात कर रहे हैं? केस वन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम हेवियर एंड। एक हेवियर एंड से इसका रिफ्लेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचो इसका और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब हम हेवियर एंड का रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक स्ट्रिंग ले लो, उसको वॉल पे आप ऐसे बांध दो। ठीक है, ऐसे वॉल पे बांध दो, तो यहां से एक वेव जा रहा है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया इसका। मतलब कि जो सेकंड मीडियम का मास है, सेकंड मीडियम का मास अगर हम इनफाइनाइट कर दे तो क्या ये वाला केस हो जाएगा? बोलो, ये कर सकते हैं? ये वाला केस से ये केस में कैसे पहुंच सकते हैं? सेकेंड मीडियम का मास को इनफाइनाइट करने से ये वाला केस में पहुंच जाएंगे? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हुआ? सेकेंड यस मीडियम सर। का मास अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो? एक फिक्स्ड वॉल जैसा हो गया ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम हेवियर एंड बोलो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड बोलो, है कि नहीं? तो उस केस में एक डेटा के साथ बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लाइटर मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, और हेवियर मीडियम का 4 म्यू। ये मैंने एक डेटा लिया है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में सेम रहेगा। स्पीड का अगर बात करेंगे तो स्पीड हमको पता है कि लाइटर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा। तो आप सोचो कि अगर मैं हेवियर मीडियम में स्पीड वी लेता हूं तो क्या लाइटर मीडियम में 2v हो जाएगा? √T/म्यू था ना। तो अगर मैं डेटा यहाँ पे म्यू ले रहा हूँ, यहाँ 4 म्यू ले रहा हूँ, तो इसमें स्पीड v होगा तो इधर 2v होगा क्या? सर। ठीक है, ओमेगा तो दोनों में सेम रहेगा। वेव नंबर का क्या होगा? वेव नंबर ω/v था। मतलब यहां पर वेव नंबर, अगर एंगुलर वेव नंबर k होगा तो हेवियर मीडियम में 2k होगा। होगा? बोलो, ये बात क्लियर है? कंपेयर करके समझ में आ रहा है ये चीज? म्यू और 4 म्यू दिया है, टेंशन सेम है, तो इस तरह से पैरामीटर्स ले सकते हैं।
ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लो कि इंसिडेंट वेव जो था इसका एम्पलीट्यूड अगर ए था, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? v2 मतलब सेकंड मीडियम में स्पीड विच इज v, माइनस v1 मतलब हो गया 2v, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v इंटू ए, मतलब माइनस ऑफ a बाई 3। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ v2 मतलब v, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v इंटू ए, मतलब 2a/3। आ रहा है ये? सर वेव स्पीड v/2 नहीं होगा? कहां पे? वेव स्पीड v/2 नहीं होगा? नहीं, मीडियम टू में अगर v लेंगे तो यहाँ 2v ले सकते हैं ना। यहां पर हाँ अगर वो मीडियम वन में v ले रहे हो तब इधर v/2 होगा ना। हाँ ठीक है। तो यहां पर मैं इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या ले सकता हूं? ए इसका एम्पलीट्यूड है अगर, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, और पॉजिटिव एक्स में जा रहा है इंसिडेंट वेव, तो माइनस ऑफ एंगुलर वेव नंबर मीडियम वन में के इंटू एक्स। ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हुआ। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या बना? एम्पलीट्यूड हो गया -a/3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। रिफ्लेक्टेड वेव इधर बैक आएगा ना, तो माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा तो प्लस। कौन से मीडियम में जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव? मीडियम वन में, जिसका एंगुलर वेव नंबर क्या है? के इंटू एक्स। ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन एम्पलीट्यूड हो गया 2a/3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और वो राइट डायरेक्शन में जाएगा मीडियम टू में, तो माइनस ऑफ मीडियम टू का एंगुलर वेव नंबर 2k इंटू एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशंस। ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव में देखो, -a/3, याद है डिस्प्लेसमेंट ऊपर जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे जो है वो क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। तो -a/3 का एम्पलीट्यूड आपको क्या बता रहा है? कि एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऐसे उल्टा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वेव, है ना। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a/3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, है ना। ये माइनस साइन को एडजस्ट करके मैंने अंदर साइन में पाई कर दिया। तो हमको देखने को क्या मिलेगा कि ये स्ट्रिंग है, अगर इधर अगर इंसिडेंट वेव जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेट वेव जो होगा वो ऐसे इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, और ऐसे लेफ्ट में आ रहा होगा। और ट्रांसमिटेड वेव में का एम्पलीट्यूड आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो वो ऐसे ऊपर रहेगा, और ये राइट में जा रहा होगा। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर है क्या सबको? ये बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करके देखो, फेजेस का अगर आप बात करो, तो आप देखो फेज डिफरेंस बिटवीन, पहला, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको कि पाई का एक फेज डिफरेंस है, ये इन्वर्ट हो गया, है ना। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस है। इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली आपको अगर पूछा जाए कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कितना फेज डिफरेंस है, बताओ। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव में कितना फेज डिफरेंस है? पाई। पाई का होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कभी भी एक हेवियर एंड से अगर रिफ्लेक्शन होता है, तो हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में एक पाई का फेज डिफरेंस आता है। ठीक है। तो एक नोट करके आप एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। पहला, whenever the on reflection from heavier end, on reflection from heavier end, there is a phase difference of pi between इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में हमेशा एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा अगर एक हेवियर एंड से रिफ्लेक्शन होता है। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोचो, मान लो कि ये हेवियर एंड है, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेव है जब ये आ रहा है, तो वो इस एंड को ऊपर खींचने का कोशिश कर रहा है ना। ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, आपको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट वेव किधर डिस्प्लेसमेंट देना चाहता है? ऊपर।
तो वो ये जंक्शन वाले पॉइंट को किधर खींचेगा, ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ से जंक्शन वाला पॉइंट किधर खींचेगा, इसको नीचे। अब क्योंकि ये हेवियर एंड था, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कराना मुश्किल है, इसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। तो अगर ये इंसिडेंट वेव इस पॉइंट को ऊपर खींच रहा है, तो ये वेव, ये स्प्रिंग पॉइंट को किधर खींचेगा, नीचे खींचेगा। इस पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट वेव फोर्स लगाएगा। तो ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हेवियर एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होगा, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, चाहे आप कोई भी केस का बात कर लो। ठीक है। चाहे आप रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड का, हेवियर एंड का बात करो, चाहे आप रिफ्लेक्शन फ्रॉम लाइटर एंड का बात करो, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं होता। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर। ठीक है। तो देखो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दो तीन चीजों के लिए। पहला तो हो गया रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाला बात हो गया। दूसरा ये फेज डिफरेंस वाला बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसमें फेज डिफरेंस आएगा। ध्यान रखना, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आता, चाहे आप कोई भी केस ले लो। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस पाई का कब आएगा, जब एक हेवियर एंड से रिफ्लेक्शन होता है। लाइटर एंड से रिफ्लेक्शन होगा, तब हम लोग देखेंगे उस केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में। जैसे आप यहाँ पे इसमें करके देखो, ये हो गया यहाँ पे। हाँ, मान लो ये सेम केस लेते हैं यहाँ पर। अब मान लो कि वेव इस मीडियम से मूव करता हुआ आया, ये हमारा इंसिडेंट वेव है। ठीक है। अगेन इक्वेशंस लिखते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स निकालते हैं। इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, अब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, हेवियर मीडियम से वेव आ रहा था, तो अब ये रिफ्लेक्शन हो गया फ्रॉम द लाइटर एंड, है ना। अब लाइटर एंड से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक। क्या एम्पलीट्यूड्स बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर मीडियम वन किसको लेंगे और मीडियम टू किसको लेंगे, मीडियम वन जिसमें वेव इंसिडेंट है, और मीडियम टू जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, V2 मतलब 2V हो जाएगा। V1 हो गया V डिवाइडेड बाई 2V प्लस V इंटू ए, मतलब A/3। और ट्रांसमिटेड वेव के लिए 2 टाइम्स ऑफ V2 मतलब हो गया 2V डिवाइडेड बाई V प्लस 2V, मतलब 4A/3। तो अब देखो कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइटर मीडियम है, ये एक हेवियर मीडियम है। ये आपका इंसिडेंट वेव था, इधर आ रहा था। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ऊपर ही रहेगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव होगा, इधर राइट में जाएगा। और ट्रांसमिटेड वेव का भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो ये भी ऊपर रहेगा। तो अब देखो कि रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वेव। तो अब अगर मैं फेज डिफरेंस का बात करूं यहां पर, तो फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये है जीरो, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप किसी में भी कंपेयर कर लो, क्या इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज डिफरेंस है, नहीं है। क्या रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज डिफरेंस है, वो भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो अगर रिफ्लेक्शन होता है लाइटर एंड से, तब वहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हेवियर एंड से रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव अंडरगोज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। लाइटर एंड से रिफ्लेक्शन होगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव। कोई डाउट यहां पे किसी को? नहीं सर। नहीं है। ये डायग्राम को फिर से ध्यान से देखो, इसको अभी यूज करेंगे आगे। हो गया।
फिर वेट करिए थोड़ा सा। फिर हो गया। देखो, वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने का क्वेश्चन अब जो आएगा आपके पास, ड्राइंग द वेवफॉर्म्स। फर्स्ट केस, मान लो कि एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है एक एंड पे। ठीक, इस पर एक इंसिडेंट वेव जा रहा है। एक वेव आपने इस पे इंसिडेंट कराया। किसी, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो किसी इंस्टेंट पे आपको बोलेगा कि नेट वेव फॉर्म बनाइए। हो सकता है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों प्रेजेंट है, तो आपको बनाना है कि नेट वेव फॉर्म क्या होगा। उसके लिए तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, अप्रोच हम लोग कैसे लेंगे। इसी डायग्राम को ध्यान से देखो, यहीं से अप्रोच मिलेगा आपको। क्या अगर मैं एक एंड को फिक्स कर दूं तो अब ट्रांसमिटेड वेव का कोई कंसेप्ट है? क्या कुछ भी ट्रांसमिशन का कंसेप्ट है? नो नहीं। सर। नहीं है। वाईटी तो है जीरो। तो वाईटी अगर जीरो हो गया तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड वही होगा जो इंसिडेंट वेव का था, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, है कि नहीं। वाईटी अगर जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड वही आएगा जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था। अब देखो कि एटी का वैल्यू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ V2 by V1 plus V2 इंटू ए आई। लेकिन अब V2 तो जीरो है ना, कोई सेकेंड मीडियम तो है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं। या V2 का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है यहाँ पे, V2 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसलिए ट्रांसमिटेड वेव है नहीं यहाँ पर। आप इसका ऐसे समझ सकते हो, ये इक्वेशन में नहीं जाके, हमको पता है कि ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड। अब ट्रांसमिटेड वेव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एटी इज जीरो। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि ए आई इज नेगेटिव ऑफ ए आर। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही हो गया ना, ए आर का वैल्यू जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो ए आई के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव है। तो जो वेव रिफ्लेक्ट होगा वो किधर होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी टी टाइम पर ये वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करके दिया है। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, डायग्राम को देखो, इंसिडेंट वेव अगर ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड वेव नीचे है। और अगर यहां पर ये फिक्स्ड है वॉल पे, तो फिर एम्पलीट्यूड वाइज इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सेम एम्पलीट्यूड का बनेगा। हम क्या करेंगे, यहां पर स्ट्रिंग को हाइपोथेटिकली हम ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक, इसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो भी पल्स आपको शो कर रखा है, जो भी डायग्राम तो कुछ देगा ना आपको, वो डायग्राम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया टी इक्वल टू जीरो पे एक वेव फॉर्म दे दिया आपको, तो आप क्या करो, इस वॉल को एक मिरर की तरह ट्रीट करो। इसको मिरर मान के इस वेव फॉर्म का आप एक मिरर इमेज बनाओ। ठीक। और फिर उसका वाटर इमेज बनाओ, फिर इसको उल्टा करो वापस। तो पहले हमने क्या किया, मिरर इमेज लिया, उसके बाद उसका वाटर इमेज लिया। वाटर इमेज समझते हो ना, इसको ऐसे उल्टा कर देना। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे और फिर उसका वाटर इमेज लेंगे। ठीक। तो ये एक मेरा हाइपोथेटिकल वेव बन गई है। एक्चुअली में कोई वेव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है। तो ये जो वेव हमने लिया, दिस इज अ मिरर इमेज, मिरर इमेज, देन वाटर इमेज ऑफ इंसिडेंट पल्स। जो भी इंसिडेंट वेव है उसका पहले मिरर इमेज लेंगे, फिर वाटर इमेज लेंगे। तो अगर ये राइट में जा रहा था तो ये लेफ्ट में जा रहा होगा। ठीक। तो आप याद करो, जो सुपर पोजिशन में पहला क्वेश्चन था हमारे पास, दो वेव फॉर्म दिया हुआ था, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे दोनों को शिफ्ट करके ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ।
दोनों को शिफ्ट करके ऐड किया जा सकता है क्या? बस वही करना है इसके बाद। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लो इस तरीके का एक स्ट्रिंग है, सपोज ये वेव फॉर्म है, ये 1 सेंटीमीटर हाइट है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर। ये राइट में जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो t=0 पे ये वेव फॉर्म आपको शो कर दिया है। ठीक, तो मेरे को अगर ये ड्रॉ करना है कि t=3 सेकंड पे क्या वेव फॉर्म दिखेगा। t=0 पे ये वेव फॉर्म दिया हुआ है, t=3 सेकंड पे क्या वेव फॉर्म होगा। तो इसको पहले स्ट्रिंग को हम एक्सटेंड कर लेंगे, फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे। आप जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो पहले मिरर इमेज बनाएंगे फिर वाटर इमेज बनाएंगे। तो क्या यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिखाई देगा? आप सोचो ये पॉइंट आपको क्या ए डैश, उसके बाद ये पॉइंट बी डैश और ये सी डैश, ये दिखेगा क्या? मिरर इमेज बनाते टाइम ये ए पॉइंट का मिरर इमेज पहले आएगा ना, उसके बाद फिर बी का आएगा, फिर उधर बिल्कुल एक्सट्रीम में सी का आएगा, फिर उसको उल्टा कर दिए। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये हाइट हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये 2 और ये 2। यही होगा क्या मिरर इमेज देन वाटर इमेज? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी लेफ्ट में आ रहा है, कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो अब ये वॉल वगैरह भूल जाओ, अब आपके पास जो सुपर पोजिशन का क्वेश्चन था, दो पल्स है, आपको t=3 सेकंड पे वेव फॉर्म बनाना है। तो क्या करेंगे, दोनों को शिफ्ट करेंगे हम लोग पहले, 3 सेकंड पे देखेंगे कहां पे आता है। तो देखो 3 सेकंड पे इसको अगर शिफ्ट करोगे तो दिख रहा है ये जो पॉइंट बी है, ये बिल्कुल वॉल पे आ जाएगा क्या, है ना। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म आपको दिखाई देगा। ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये हो जाएगा ए, ये होगा सी, ये होगा, ये पॉइंट 1 होगा, ये लेंथ आपके पास कितना है 1 है, ये लेंथ है आपके पास 2। ये वेव फॉर्म दिखेगा यहाँ पे, इसको सिर्फ इसका ड्रॉ किया, इसको शिफ्ट किया, t=3 सेकंड पे ये दिखेगा। और इसको शिफ्ट करेंगे तो 3 सेकंड पे क्या होगा, ये जो बी डैश वाला पॉइंट है ये वॉल वाले पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे बी डैश। ए डैश पॉइंट कहां पर है, ये बी डैश से 1 सेंटीमीटर पे है, तो ये इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगा और फिर इधर में 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट होगा आपके पास सी डैश, ये पॉइंट होगा आपके पास ए डैश। देखो तो ये पॉइंट समझ में आया तो सबको, ऐसे शिफ्ट करके। हाँ, हाँ सर। अब इसका फाइनल करते हैं। देखो ये जो वॉल था, वॉल के राइट में तो कोई स्ट्रिंग है नहीं, ये तो हमने हाइपोथेटिकली एक्सटेंड किया था। तो इस तरफ में आपको सुपर पोजिशन करने का दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है कि वेव फॉर्म आप ड्रॉ कर रहे हो, इधर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एक्चुअली में। तो जो भी आपको फाइनल वेव फॉर्म बनाना है वो इस वॉल के इधर बनाना है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, वेव 1 जो इधर जा रहा था वो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे रहा है, और नीचे वाला वेव 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे दे रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया इस पॉइंट का। और वो होना भी चाहिए था भाई, ये पॉइंट तो फिक्स टू द वॉल है ना, तो ये मूव तो नहीं कर सकता ना, तो ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो कभी मान लो शिफ्ट करके इसका डिस्प्लेसमेंट 0 अगर नहीं आ रहा है तो आपने ही गलती किया है कहीं पे, ये तो फिक्स पॉइंट है, ये तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए इसका। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट हमेशा यहीं पे रहने वाला है। क्या ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है सी से ए डैश के बीच में जो रीजन दिख रहा है, जैसे मान लो ये आपका पल्स 1 हो गया, ये पल्स 2 हो गया, सी से ए डैश का रीजन में पल्स 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो सी से ए डैश का रीजन में क्या सिर्फ पल्स 1 का जो शेप है वही रहेगा मेरा वेव फॉर्म होगा। हाँ? हाँ सर। अब ए डैश से ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वॉल वाला, ए डैश से वॉल के बीच में आपको क्या दिखेगा, दो स्ट्रेट लाइंस को ऐड करना है। ठीक, तो आंसर तो स्ट्रेट लाइन ही रहना चाहिए। अब इस रीजन में मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे मालूम है और एक पॉइंट पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला वेव फॉर्म ये आना चाहिए।
देखो तो, ये आना चाहिए क्या? हाँ, ये आ रहा है क्या? ये समझ में आया? सर उन दोनों को क्या आपने ऐड कर दिया? हाँ, यहाँ पे आप सोच करके देखो, ऊपर जितना डिस्प्लेसमेंट है उससे तो कम ही रहेगा ना नीचे यहाँ पे हमेशा। और हाँ सर ठीक। फाइनली तो यहाँ पर वॉल पे जीरो होना ही चाहिए। हाँ सर ठीक। करके देखो, थोड़ा सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके देखो, कोई भी पोजीशन में यहाँ पे पल्स वन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ग्राफ, नीचे नहीं आएगा कभी। ठीक है सर। हो गया ये? सर रुकिए मैं लिख रहे थे। जिनका ये हो समझ गया गया लिखना है इसको, t=3 सेकंड पे तो ये हो गया, t=4 पे बनाओ तो जिनका ये हो गया। सर, ये हमारा समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? सर वो सेकेंड लाइन कैसे हुआ? यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? ऊपर वाला पल्स इसको एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिया, नीचे वाला पल्स तो कुछ भी नहीं दिया, तो यहीं पे हो गया। इसके बाद किसी पॉइंट पे क्या होगा? नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? होगा। ऊपर वाला ज्यादा है, तो रहेगा तो ऊपर ही नेट डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पॉइंट ले लो, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ऊपर ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब दो स्ट्रेट लाइन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या स्ट्रेट लाइन आंसर रहता है कि पैराबोला बन जाता है? ठीक है। स्ट्रेट लाइन रहता है ना। तो ये हाँ सर। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे ये एक पॉइंट आपको मालूम था, ये वाला पॉइंट आपको मालूम था, और आपको ये दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऊपर ही आना है, हाँ सर ठीक है। तो ज्वाइन कर दिए। t=4 सेकंड पे बनाओ, क्या वेव फॉर्म दिखेगा? t=4 सेकंड में ये जो सी बी लाइन है, इसका एक मिड पॉइंट डी, ये लेंथ अगर 1 है तो ये हाइट कितना हो जाएगा? हाफ। ये डी पॉइंट जो है वो वॉल पे आएगा, देख रहा है? ये सी बी लाइन जो है, वहां से 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? 1, हाफ हो जाएगा ना ये हाइट डी पॉइंट का, मिड पॉइंट का। तो डी पॉइंट 4 सेकंड के बाद कहाँ पे आना चाहिए? वॉल पे आना चाहिए। तो आपको जो वेव फॉर्म दिखाई देगा, इस तरीके का वेव फॉर्म दिखेगा। ये पॉइंट होगा आपके पास डी, बी, ए और सी, ये होगा पल्स वन। सिमिलरली पल्स टू में यहां पे होगा पॉइंट डी का मिरर प्लस वाटर इमेज, तो ये डी डैश पॉइंट जो है वो शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा? वॉल पे आएगा, है ना? तो डी डैश पॉइंट अगर वॉल पे आएगा तो ये बी डैश वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? ठीक से डायग्राम बनाओ, ये सब क्वेश्चन बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम ठीक से नहीं बनाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें फिजिक्स क्या है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये गैप कितना है? 1, ये भी 1, ये भी 1, ये हाइट है 1। तो डी डैश पॉइंट को अगर आप लेके आओगे वॉल पे, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बी डैश, ये कहाँ आएगा? एग्जैक्टली पॉइंट सी के नीचे आना चाहिए। और सी डैश पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आएगा। देखो थोड़ा सा ठीक से बनाओ डायग्राम, आपको पता चलेगा। ये पॉइंट होगा ए डैश, ये पॉइंट होगा बी डैश, ये पॉइंट होगा सी डैश,
और ये हो जाए, सॉरी, डी डैश और ये सी। देखो तो ये दोनों पोजीशन दिख रहा है। यार है कैसे इससे। है, यार है सबका। हाँ सर। अब ये डी डी पॉइंट जो था वो कितना ऊपर था, हाफ। सिमिलरली ये डी डैश वाला जो पॉइंट है वो कितना नीचे है, हाफ, है ना। तो ये जो वॉल पे जो पार्टिकल है, ऊपर हाफ सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, नीचे हाफ सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, नेट कितना हो गया, जीरो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नेट तो जीरो रहना ही चाहिए इस पॉइंट का, ये पॉइंट फिक्स्ड है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो आप ही गलती कर रहे हो कहीं पे। उसके बाद देखो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ए डैश से सी डैश का, सी का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो यहाँ पर है, यहाँ तो पल्स वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पल्स टू एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म होगा वो जो पल्स टू का वेव फॉर्म है वही रहेगा, है ना, ये वाला वेव फॉर्म रहेगा। और इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में क्या, इस रीजन में हमेशा पल्स टू जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो ज्यादा है क्या। इससे। इस रीजन हाँ में सर। पल्स टू जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। हाँ सर। कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक। तो मतलब ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, है ना, स्ट्रिंग से ऊपर जाएगा नहीं ग्राफ, हमेशा पल्स टू का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो अब इस रीजन में बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, जिसमें मेरे को एक पॉइंट पता है कि बी डैश पे आएगा और एक पॉइंट यहाँ वॉल पे आएगा। तो डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेव फॉर्म होना चाहिए। इधर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग वॉल के इधर राइट में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया ये चीज। तो हर इंस्टेंट पे पल्स बदल रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब कर जाएगा, बताओ तो, ये दोनों क्रॉस कब कर जाएगा एक दूसरे को। सर t = 6 सेकंड के बाद। टी इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद। 6 सेकेंड होगा क्या, कि 7 सेकंड। 6 सेकेंड के बाद कैसे कर रहा है, कितना टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल। 5। 5। 5 सेकेंड। यहां पर आप सोचो, पल्स वन के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो पल्स टू कितना स्पीड से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है कि नहीं। पल्स वन के रेस्पेक्ट में पल्स टू कितना स्पीड से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो पल्स वन अगर रुक गया तो क्रॉस करने का मतलब क्या है, क्या ये सी डैश वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट सी तक पहुंचना चाहिए, तभी तो क्रॉस करेगा। अगर ये पल्स रुक गया, पल्स वन अगर रुका हुआ है, तो क्रॉस कब करेगा, जब ये सी डैश वाला पॉइंट क्या यहाँ पॉइंट सी पर पहुंच जाए, तभी क्रॉस करेगा क्या। हाँ सर। हाँ। अरे मान लो कि ये एक पल्स है, ये एक दूसरा पल्स इधर है, ठीक। ये जा रहा था 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये आ रहा था 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, क्रॉस करने का मतलब अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला पल्स तो रुक गया, और ये सेकंड वाला पल्स कितना स्पीड से आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो क्रॉस करने का मतलब होगा ये जो पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है सी पॉइंट, है ना, वो सी पॉइंट कहां पर आना चाहिए, ये वाला पोजीशन बनना चाहिए ना इसका, तभी तो इसका मतलब होगा क्रॉस कर गया। यही होगा ना। तो 5 सेकंड होगा। सर 5 सेकंड। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पल्स, सेकंड पल्स कितना स्पीड से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो सी डैश वाला पॉइंट पॉइंट सी पर पहुंचना चाहिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और टू टू का स्पीड से आ रहा है, तो 5 सेकंड के बाद क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पर,
कि द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पल्स क्रॉस ईच अदर एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा 5 सेकेंड पे। समझ में आया ये चीज कि कैसे वेवफॉर्म बनाते हैं हम लोग जब एक एंड वॉल के साथ फिक्स रहेगा? मतलब क्लियर है क्या ये पॉइंट यहां तक? हाँ सर। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। मान लो कि यहां पर सेकंड केस में ये जो स्ट्रिंग है ये वॉल पे फिक्स्ड नहीं है। एक रिंग है जो स्लाइड कर सकता है एक मासलेस स्मूथ वायर पे। सपोज कि वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग is fixed to a massless ring which can slide on smooth fixed vertical wire। ठीक है, तो अब ये यहां पर एक रिंग है, एक मासलेस रिंग है जो इस स्मूथ वर्टिकल वायर पे स्लाइड कर सकता है। तो आप सोचो ये कौन सा एक्सट्रीम केस हो गया जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लाइटर मीडियम, है ना? तो उसका एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि लाइटर मीडियम का मास इज 0, है कि नहीं? जैसे हेवियर एंड का एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट मास, वैसे लाइटर एंड का या लाइटर मीडियम का एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? 0 मास। ठीक, तो अभी जो हमने इससे पहले किया था वो कौन सा एक्सट्रीम केस था? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हेवियर एंड का एक्सट्रीम केस था। इसीलिए आप देखो कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव को हमने उल्टा बनाया था, उसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो अब अगर एक रिंग से ये मान लो कि यहां से इस तरह का कंडीशन में ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो एक मासलेस एंड से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लाइटर एंड है। तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, वो उल्टा नहीं होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन यहां पर कोई ट्रांसमिटेड वेव का कंसेप्ट तो है नहीं, है ना? सो वाई ट्रांसमिटेड इज 0, ट्रांसमिटेड वेव का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, लेकिन अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को अगेन हाइपोथेटिकली हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद उसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। ये हमारा मिरर इमेज हो गया इंसिडेंट वेव का। बस इसको उल्टा नहीं करना है, इसको वाटर इमेज नहीं बनाना है अब हमको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि एक ड्रॉ ओनली द मिरर इमेज, ओनली द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज ड्रॉ करना है, उसके बाद आप जैसे सुपरपोजिशन कर रहे थे वही करना है आपको। बस आप वाटर इमेज नहीं बनाना, ये फर्क पड़ेगा। तो जब आप फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन करते हो तो पहले मिरर इमेज बनाओ फिर उसका वाटर इमेज बनाओ, लेकिन एक फ्री एंड से रिफ्लेक्शन जब करते हो तो सिर्फ मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो देखो यही वाला केस लेके वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये इंसिडेंट पल्स है, आपको ये बताना है पहला चीज वही कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे मेरे को क्या दिखाई देगा। अब ये वॉल नहीं है, यहाँ पे एक मासलेस रिंग के साथ अटैच्ड है। तो टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, वाटर इमेज नहीं करेंगे उसको। तो ये मेरा मिरर इमेज इस तरीके का बनना चाहिए, है ना? ये मिरर इमेज हो जाएगा। तो मिरर इमेज में ये ए पॉइंट का मिरर इमेज ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2। समझ में आ रहा है ये बात? यहां तक क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। तो को शिफ्ट करो, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगेन हमको क्या दिखेगा यहाँ पे? 3 सेकेंड पे ये बी जो है ये यहाँ पर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये पॉइंट बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी। तो ये पल्स 1 हो गया। सिमिलरली 3 सेकेंड पे बी डैश पॉइंट जो है वो भी इस वायर पे आ जाएगा।
तो यहाँ पर बी डैश पॉइंट रहेगा, ये मिलेगा आपको ए डैश, और इधर एक्सटेंड करेंगे, ये हो जाएगा सी डैश। तो बी और बी डैश एक ही पॉइंट पे है। अब दिख रहा है कि कोई भी रीजन में आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेव बनाओ, नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, नीचे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो अब देखो सी से ए डैश का रीजन में सिर्फ ये वाला पल्स, जो पल्स वन था, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा है। तो सी से ए डैश का रीजन में तो पल्स वन जो था वही रह जाएगा, है ना, यही वाला पोर्शन रह जाएगा। लेकिन ये रिंग वाला पॉइंट पे देख रहा है कि पल्स वन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया 1 सेंटीमीटर, और पल्स टू जो आ रहा था वो भी ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट दिया 1 सेंटीमीटर। हो रहा है ये जो पार्टिकल यहाँ पर है, जो रिंग वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को दोनों वेव क्या सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है 1 सेंटीमीटर का, यस सर। है ना। हाँ सर। तो वो दोनों ऐड होकर नेट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया ऊपर। ठीक। अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है ए डैश से लेकर रिंग के बीच में, यहां पर तो दोनों पल्स ऊपर ही दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ऐड तो होगा तो ऊपर ही बनेगा ग्राफ। अगेन स्ट्रेट लाइन को ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, जिसमें दो पॉइंट्स मेरे को मालूम है, एक पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, एक पॉइंट यहाँ आने वाला है, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। समझ में आया बात। तो ये मेरा नेट वेव फॉर्म हो जाएगा। बोले एक पॉइंट क्लियर है सबको। तो देखो पल्स, ये जो पल्स है, किसी भी स्ट्रिंग का पार्टिकल को ये पल्स, सिंपली एक सिंगल पल्स मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट दे सकता था, हाँ, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। कोई भी अगर ये सिर्फ अकेला मूव कर रहा होता, तो वो कोई भी पार्टिकल को मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट दे पाता, 1 सेंटीमीटर का। अब जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वेव दोनों प्रेजेंट है, तो आप देखो कि ये जो पार्टिकल यहां पर था, जो मासलेस रिंग था, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना गया, 2 सेंटीमीटर गया। जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है उसका डबल है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड is 2 times the amplitude of incident wave। इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका ट्वाइस हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड। ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता था, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो फ्री एंड मतलब रिंग का मैक्सिमम कितना गया, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज। ठीक है। तो कर सकते हो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है अप्रोच करते कैसे हैं। हाँ सर। हो गया क्या। हाँ सर। अब देखो, हमको ये तो पता चल गया कि मैं एक मीडियम में वेव को कैसे रिफ्लेक्ट करा सकता हूं, किसमें फेस चेंज आएगा, क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक मीडियम में दो आइडेंटिकल वेव्स अगर मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इफ टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इन सेम मीडियम। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है आपके पास, उस स्ट्रिंग में एक वेव y1 इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक वेव है जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। उसी मीडियम में दूसरा एक वेव लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, आइडेंटिकल है, तो एम्पलीट्यूड सेम लेंगे हम लोग, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसा दो वेव ले सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल हो गया, एम्पलीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, सेम मीडियम में कर रहा है। ठीक। तो मान लो कि अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, y1 प्लस y2। दोनों वेव को ऐड करेंगे हम लोग, तो साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है,
हाँ, इसको ऐड करने से क्या बनेगा? 2a cos ऑफ kx sin ओमेगा टी बनेगा। हाँ, ये हाँ मालूम है सर, ना, ये साइन ए प्लस साइन बी, यही बनेगा ना। हाँ सर। 2 sin a plus b/2 cos a minus b/2। ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर मेरे को किसी भी एक पार्टिकल को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं। जैसे मैं यहां पर किसी भी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दूं, ठीक, तो cos kx वाला टर्म जो है वो एक कांस्टेंट टर्म बन गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म इनटू साइन ओमेगा टी। अगेन एसएचएम का इक्वेशन तो है कि नहीं? लेकिन उस एसएचएम का इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड है, क्या वो एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन है? क्या ये एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन आ रहा है? ये पूरा टर्म एम्पलीट्यूड हो गया ना। आप जैसी पार्टिकल फिक्स कर लो, जैसे मान लो कि आप एक्स इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल ले लो, तो y इक्वल टू 2a इंटू कॉस जीरो इज 1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये पार्टिकल x इक्वल टू जीरो का एसएचएम का इक्वेशन हुआ। अगर मान लो मैं x इक्वल टू 1 ले लू, तो y इक्वल टू 2a कॉस ऑफ k, ठीक, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड हो गया ना फॉर x इक्वल टू 1। होगा? हाँ सर। बात समझ में आ रहा है? जैसे x इक्वल टू 2 ले लो, तो y इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2k इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगेन ये पूरा टर्म क्या बना, एम्पलीट्यूड बना फॉर एक्स इक्वल टू टू पार्टिकल। है कि नहीं है? तो दिख रहा है ये सब एसएचएम का तो इक्वेशन है, लेकिन क्या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? अलग अलग है। डिफरेंट। डिफरेंट आ रहा है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड सेम नहीं आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स आ रहा है। तो ये कंडीशन फॉर्म कब होगा? ये कंडीशन फॉर्म होगा जब आइडेंटिकल वेव्स मूव कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इन द सेम मीडियम, दोनों वेव का ओमेगा का वैल्यू भी सेम है। ठीक है ना? तो ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है 2a cos kx, दिस कंप्लीट टर्म रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल हैविंग x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x। ठीक, कोई भी एक पार्टिकल जिसका x कोऑर्डिनेट x है, उसका एसएचएम का ये एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड हर पॉइंट का दूसरा अलग अलग है, सेम एम्पलीट्यूड नहीं है। ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है किसी को? कोई ये पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है जो बोल रहे हैं ये पॉइंट? नहीं सर। ठीक है। तो अब देखो यहां पर, जैसे मान लो कि कुछ पॉइंट्स का बात करें, देखो कोसाइन फंक्शन आ रहा है। कोसाइन फंक्शन मेरे को पता है कि मैक्सिमम मिनिमम एक रेंज होता है उसका। ठीक है? तो एम्पलीट्यूड्स का भी तो फिर रेंज हो गया ना। अब एम्पलीट्यूड्स का भी रेंज हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा मेरे को? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब 2a cos kx, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2a। एम्पलीट्यूड सिर्फ ऊपर थोड़ी होगा भाई, नीचे भी तो एम्पलीट्यूड ही है ना, वो ऊपर 2a जाए या नीचे 2a जाए, दोनों तो एम्पलीट्यूड ही है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो प्लस माइनस 2a हो सकता है। मतलब कि जब cos kx का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गया, तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो cos kx प्लस माइनस 1 कब होगा? kx का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से होगा। ठीक, k का वैल्यू क्या था मेरे पास? k को 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू 0, लैम्डा/2, उसके बाद कितना आ रहा है? लैम्डा, है ना, फिर 3 लैम्डा/2 एंड सो ऑन। ये आ रहा है क्या? ये cos 1 के लिए ना? -1 भी तो आ गया, cos 0 पाई 2 पाई सब लेंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है? तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा हमको इसमें। हाँ
वैसे ही जरा मिनिमम का, मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम मतलब जीरो, नेगेटिव नहीं होगा है ना, मिनिमम मतलब नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम मतलब जीरो है कि नहीं, उससे कम आपको ऑसिलेशन क्या मिलेगा, उससे कम एम्पलीट्यूड तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें करो जरा, देखो कौन कौन से पॉइंट्स का आता है। मिनिमम के लिए तो 2n+1 π/2 हो जाएगा। करो करो, देखो क्या बन रहा है। π/4, 3π/4, 5π/4। पाई बाई, हाँ एक्स का वैल्यूज निकाल के देखो कौन सा आ रहा है। λ/4, 3λ/4, 5λ/4। मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड जीरो कब आएगा? एम्पलीट्यूड जीरो का मतलब हो गया कॉस ऑफ के एक्स, कितना होना चाहिए कॉस के एक्स? π/2 है ना, 3π/2 इस तरह से होगा। तो 2π/λ इंटू, सॉरी कॉस के एक्स हमको जीरो चाहिए तो ये के एक्स हो गया। तो 2π/λ इंटू एक्स, दिस इज π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? λ/4, 3λ/4, 5λ/4, ये सब आ रहा है? आ रहा है हाँ क्या? सर। ठीक है ना। तो देखो कुछ पॉइंट्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? जीरो। कुछ पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स होगा जिसका एम्पलीट्यूड जीरो से मैक्सिमम के बीच में कुछ रहेगा। ठीक। तो ये पूरा कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे। जब दो ट्रैवलिंग वेव, दो आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव एक मीडियम में मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक, तब उस केस में जो रिजल्टेंट वेव मेरे को मिल रहा है वो वेव क्या दिख रहा है हमको कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हो गया पार्टिकल का। जबकि ट्रैवलिंग वेव में हमने क्या पढ़ा था? ट्रैवलिंग वेव में हमने पढ़ा था ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम विद सेम एम्पलीट्यूड। बट अब ये दो ट्रैवलिंग वेव सुपर इम्पोज हो गया है और रिजल्टेंट हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हर पार्टिकल का एसएचएम का एम्पलीट्यूड डिफरेंट। ठीक। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है? पार्टिकल्स या फिर ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम, एसएचएम तो अभी भी कर रहा है, ठीक, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है कि हर एक एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही आ रहा है, हो रहा है ना? क्या हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है ना, ओमेगा? तो हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, बट सेम ओमेगा टाइम पीरियड सेम होगा एसएचएम का। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। जो एम्पलीट्यूड, जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो पार्टिकल्स हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स। इन पॉइंट्स को जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होता है उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स। और जिस पॉइंट्स का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस पार्टिकल्स का, उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्स। जैसे इस केस में यहां पर मेरे पास मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स हैं नोड्स जो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिन पॉइंट्स का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज नोडल पॉइंट्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज नोडल पॉइंट्स। कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट्स, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे मान लो कि हमने तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या लिया था, सेम लिया था। तो कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कि टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स, सपोज A1 एंड A2 एंड सेम ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड्स दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह का वेव्स अगर सुपर इम्पोज हुआ, सुपर इम्पोजेस, तब उस केस में जो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो A1 प्लस A2 मिलेगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ A1 माइनस A2। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर आपको स्टैंडिंग वेव्स या इस तरह का फॉर्मेशन देखना है तो आपको सेम एम्पलीट्यूड्स रखना पड़ता है, बट पेन पेपर पे तो खैर कुछ भी किया जा सकता है, तो ये मेंस में पूछता है। तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था ए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने कितना लिया था, A1 प्लस A2 विच इज 2A, और मिनिमम कितना आ गया था, A1 माइनस A2 विच इज 0। ठीक है, बट अगर सेम नहीं होगा तो ध्यान रखना ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ, क्या बाकी लोग सो रहे हैं कि उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या वेट कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आएगा तो फिर देखते हैं? यस सर। हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। देखो ये स्क्रीन शेयरिंग आई थिंक हुआ होगा आपका। देखो जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग में आप देखो कि एक एंड पर तो एक मास हमने हैंग कर रखा है जो आपको एक टेंशन प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिंग में, और दूसरे एंड पे राइट एंड में आपको दिख रहा है कि एक सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो बेसिकली एक सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे राइट एंड में। ठीक, तो इसको अगर हम लोग जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कंसेप्ट को आप ध्यान से देखो कि अगर सोर्स से एनर्जी इस पर आप इनपुट कर रहे हो तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हुए गया, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो मतलब कि यहाँ पर दोनों तरह का वेव प्रेजेंट है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक, दोनों आइडेंटिकल वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो वो जब सुपर इम्पोज होगा तो आप देखो कि सुपर इम्पोज होके इस तरीके से ये स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ये चीज? हाँ, ये ऑसिलेशन दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, दिख रहा है? या फिर देखो जहां पर मैंने ये कर्सर रख के रखा है, आपको कर्सर दिख रहा है? कर्सर नहीं दिख रहा है लगता है। सर कर्सर नहीं है। एक सेकंड, हाँ सर आप कर्सर दिख रहा है। दिख रहा है? आप देखो मैं ये कर्सर यहाँ पे इसको मैं पकड़ देख रहा हूँ, आप देखो जहां पे मैं कर्सर रख रहा हूँ दिख रहा है ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा। देखो वो सर्कल को देखो, रेड वाला सर्कल को, वहां वाला पार्टिकल कहीं जा ही नहीं रहा है, पता चल रहा है? हाँ सर। सबको पता चल रहा है क्या? सर हाँ सर। देखो यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, देखो, है ना? तो कितना कितना गैप में आ रहा है, दिख रहा है? एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पर था, क्या ये डिस्टेंस λ/2 है? सर एक वेवलेंथ का हाफ हो गया क्या ये? सर। हाँ, हाँ सर। अरे खैर छोड़ो, कितना डिस्टेंस हुआ छोड़ो, वो पॉइंट दिख रहा है जो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पे मैंने ये रेड डॉट रखा है, देखो ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है ना? तो ये पॉइंट जो है वो नोड है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे जो कर्सर मैंने रखा है, देखो ये पॉइंट सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, पता चल रहा है? अभी हाँ जहां पर सर। कर्सर है सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है ये पॉइंट, देखो मैक्सिमम यहां तक जा रहा है कि नहीं? तो ये पॉइंट मेरा एंटी नोड है। थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट करूं
तो आपको दिख रहा है अभी जहां पे मैंने कर्सर रखा है, क्या ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उतना हो रहा है जितना एंटी नोड का हो रहा था? नो सर। कम। नहीं हो रहा है ना। दिख रहा है हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, सब ऑसिलेट तो कर रहा है एक साथ, लेकिन सबका क्या एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सब तो एक मैक्सिमम सेम मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच पा रहा है। हो रहा है क्या? हाँ, नहीं सर। ये पहले ये पॉइंट्स को समझो, तभी जाके थ्योरी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पॉइंट अभी पहला पॉइंट जो बोर्ड पे लिखे थे, वो पॉइंट दिख रहा है कि कुछ पॉइंट है जो ऑसिलेट नहीं कर रहा, कुछ पॉइंट्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन का वो मैक्सिमम है। होगा? सर। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, इसको ध्यान से इसी वीडियो में पहले ध्यान से देखो। क्या जितना भी पार्टिकल है वो सब एक साथ अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है क्या? देखो मैं इसको वीडियो को देखो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। देखो ये पार्टिकल्स दिख रहा है कि सब कोई एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है। देखो ये वीडियो को स्टॉप कर दिए। क्या जितना पार्टिकल है सब एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है? सब कोई हाँ अपना सर। अपना एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ हाँ सर। है कि नहीं है? जबकि ट्रैवलिंग वेव में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स डू नॉट रीच देयर एक्सट्रीम एंड क्रॉस देयर मीन पोजीशन टुगेदर। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जितना पार्टिकल है सब एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंच गया है ना। थोड़ा सा देखो और आगे बढ़ाते हैं। देखो सब एक साथ अपना मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। देखो देखो एक साथ मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। देखो तुरंत स्ट्रिंग जो है वो पूरा फ्लैट हो जा रहा है, स्ट्रिंग एक साथ में फ्लैट हो रहा है। हो रहा है क्या? हाँ सर। स्ट्रिंग जो होगा वो एक साथ फ्लैट हो रहा है, एक इंस्टेंट पे पूरा स्ट्रिंग फ्लैट हो जा रहा है। हाँ? तो हाँ। फ्रीक्वेंसी को मैं इसमें कम कर देता हूँ, देखो शायद आपको दिखाई दे। थोड़ा स्लो कर देते हैं तो दिखाई देगा आपको। देखो ये अभी थोड़ा सा स्लो है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक साथ स्ट्रिंग सब पूरा पार्टिकल्स एक साथ मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। हाँ सर। और देख रहा है एक साथ रुक रहा है, जाके एक ही इंस्टेंट पे सब पार्टिकल रुक रहा है अपना अपना एक्सट्रीम पे जाके। पता चल रहा है ये चीज? यस सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और चीज देखो कि जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा ना, तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे इस तरीके का सिस्टम फॉर्म ही नहीं हो रहा है। अब देखो कि अगर देखो जैसे ये फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दिया, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कुछ हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो तो काम हो जाएगा। देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और बदलो। देखो कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होने वाला है काम। कुछ सर्टेन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही काम बनेगा। देखो जैसे ये वाला फ्रीक्वेंसी पे देखो ऑसिलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे, देखो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनेगा ये सब। देखो यहाँ पे देखो एक और फ्रीक्वेंसी है, देखो इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करते ही तुरंत वापस से ऑसिलेट होगा। यहाँ पे एक और मिलेगा आपको वाइब्रेशन। ये देखो इसे यहाँ पे ये वाइब्रेट होना फिर शुरू हो गया। तो ऐसे रैंडम फ्रीक्वेंसीज पे नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, देखो इस फ्रीक्वेंसी पे फिर से बन रहा है। बट हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। आप ऐसे आर्बिट्री कोई फ्रीक्वेंसी चूज कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करता है, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज जो होगा उसी पे ये सब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ऐसे आर्बिट्री किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये वीडियो समझ में आया? ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टैंडिंग वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस में।
सर वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं सकते ना। वो सब निकालेंगे हम लोग, वो जस्ट वीडियो में एक बार मैंने आपको दिखाया, आपको दिमाग में ये बात समझ में आया कि हर फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं हो रहा था, है ना। अब वो कैसे निकालेंगे वो अलग बात है, वो हम लोग करेंगे। पहले तो ये बात समझ में आ रहा है कि जितना पार्टिकल्स था एक साथ अपना एक्सट्रीम और मेन पोजीशन पे पहुंच रहा था। डिफरेंसेस देखो कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ट्रैवलिंग वेव में क्या था, ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम ओमेगा। बट अब यहां पर क्या हुआ, हर पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है, सेम ओमेगा से कर रहा है, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड है सबका। जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स, जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल पार्टिकल्स रीच देयर एक्सट्रीम एंड क्रॉस द मेन पोजीशन टुगेदर। एक साथ अपना मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, एक साथ अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। बोलो क्लियर है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है क्या। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग हमने लिया था यहाँ पे, इस स्ट्रिंग में क्या हुआ है कि इस तरीके से एक वेव का क्रिएशन हुआ, एक स्टैंडिंग वेव जिसको हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टैंडिंग वेव इसको, ये जब ऑसिलेट कर रहा है तो इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है। ये स्ट्रिंग आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो डायग्राम ड्रॉ करने का इसका एक तरीका क्या है, इस तरीके से ये स्ट्रिंग फॉर्म हुआ, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है ना, तो एक लूप के जैसा मेरे को ये दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ये बात, एक लूप के जैसा ये मेरे को दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट क्लियर है क्या कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। लेकिन सर वो वीडियो में तो लूप नहीं क्रिएट हुआ था। हाँ, सही बोला आपने। रुको मैं आपको दूसरा एक और वीडियो दिखाता हूँ। हम्म। देखो ये वाला वीडियो सबको एक बार ध्यान से देखो, एक प्रैक्टिकल लाइव एक्सपेरिमेंट का है ये। देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे वीडियो में, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सोर्स है ना, ये एक ऑसिलेटर है जहां पर ये कनेक्टेड है। ये एक स्ट्रिंग जो है ये एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, अप एंड डाउन मूव करेगा, ये आपका सोर्स हो गया। ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, एक डिवाइस है यहाँ पर जो इससे आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें जब आप इसको सेट करोगे, जब ऑसिलेट कराना शुरू करोगे इसको, तो देखो ऐसे ही जस्ट इसको प्लग करके अगर आप छोड़ दोगे या फिर ऑसिलेट कराना शुरू करोगे तो इस पे वेव्स जनरेट होगा, राइट डायरेक्शन में वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा वो वेव्स। ठीक है। तो इसमें आप देखो किस तरह से वेव्स का, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है एक्चुअली में। देखो सोर्स आपको दिख रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अभी नहीं दिख रहा, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करने से, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनता है चीजें, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो ये वाला वेव दिखाई दे रहा है सबको। हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो कुछ इसमें बहुत क्लियरली आपको एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तो हाँ बिल्कुल सर। ऑसिलेट नहीं कर रहा। हाँ सर। ये आपका नोड है। ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है जो सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है, ये दिख रहा है रेड कलर डॉट अभी जहां पे मैंने रखा है, ये सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है ये पॉइंट, ये मेरा एंटी नोड है। अब ये कॉमन सेंस वाला बात है भाई, जिस एंड को आपने, अगर जैसे ये राइट मोस्ट एंड, इसको तो आपने फिक्स कर दिया है वॉल पे, तो फिक्स कर दिया है तो वो पॉइंट तो कभी मूव करेगा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट तो वो नोड ऐसे ही हो गया, है ना, बाय डिफॉल्ट क्या बन गया वो नोड। तो जिस एंड को आपने फिक्स कर दिया वो तो बाय डिफॉल्ट नोड बन गया। अब वो इतना रैपिड ऑसिलेशन है कि आपको लूप जैसा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में ऐसा लूप जैसा दिख रहा है ये पूरा।
हाँ बहुत सर। जल्दी जल्दी मूव कर रहा है ना, तो आपको एक लूप जैसा दिख रहा है, इसीलिए डायग्राम में मैंने ऐसा लूप बनाया है उसको। बट ये लूप में मैंने डायग्राम कैसे बनाया था, आप फिर से देखो, ऊपर सॉलिड लाइन बनाया था, नीचे दूसरा लूप जो है वो डॉटेड लाइंस बनाया था। एक्चुअली में स्ट्रिंग तो यहाँ पे देखो, पहला लूप में अगर स्ट्रिंग यहाँ ऊपर है तो सेकंड लूप में तो यहाँ नीचे ही रहेगा ना। क्या दोनों लूप में ऊपर रह सकता है क्या एक साथ स्ट्रिंग? डायग्राम बनाने का तरीका को समझो। ये दिख रहा है कि पहला वाला लूप में अगर ये स्ट्रिंग ऊपर है, ठीक, तो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट लूप में नीचे होगा ना स्ट्रिंग। अरे हाँ ना, तो बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। दोनों लूप में ऊपर कैसे हो जाएगा? एक लूप में ऊपर होगा तो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट लूप में नीचे होगा, फिर उसके बाद अगर लूप होता तो उसमें ऊपर होता फिर से, है कि नहीं? बट उसको ड्रॉ करने का तरीका है ये, कि आप एक लूप बना रहे हो, लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये देखने से तो ऐसा ही लग रहा है ना कि भाई लूप वगैरह कुछ फॉर्म हो रहा है, लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में आप फ्रीक्वेंसी को अगर और चेंज करोगे तो आपको फिर से यहाँ पर दिखेगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स बनेगा। आप देखो, फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे तो लूप बदल जाएगा। देखो ये जो नोड वाला पॉइंट है ना, ये नोड वाला पॉइंट को अगर वो पकड़ भी लेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो उसको पकड़ के रखा है फिर भी वेव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे, उस पॉइंट को आप पकड़ भी लोगे तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा ना, उसको पकड़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर बीच में किसी को समझ में आ रहा है? पकड़ेंगे तो फिर तो ये नहीं देखो बदलेगा इसका ना। स्लो मोशन में देखो, इसको स्लो मोशन में दिख रहा है कि एक एक लूप में अगर ये स्ट्रिंग नीचे है तो कंसेक्यूटिव वाले लूप में ऊपर है। देखो स्लो मोशन में ऐसे ऑसिलेट हो रहा है स्ट्रिंग, ये ऑसिलेशन है एक्चुअल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो इसको बोलो भाई, कोई sir, रेस्पॉन्स वगैरह किसी का है नहीं, सब तो या तो सो रहे हैं या किसी को कुछ पता नहीं चल रहा yes, है। sir. सर बोल रहे ये अगर चैप्टर मैंने पहले ही बोला, ये चैप्टर को समझने का कोशिश नहीं करोगे डूब जाओगे। ये चैप्टर है बड़ा ट्रिकी। सर अगर अरे बीच देखो, में कोई हाँ, पॉइंट पकड़ेंगे फिर क्या वेव का जो जो शेप है वो चेंज हो जाएगा ना। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं मतलब आप, नोट को नहीं, मतलब हाँ, नोट को वो छू तब के तब बदल जाएगा, मतलब। तब बदल जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी को बदल दिया तो आप देखो एक ही लूप यहाँ पे बन रहा है, देखो एक ही लूप बनने लग गया। तो डिपेंड करता है आप क्या फ्रीक्वेंसी रखते हो, ऐसे कोई भी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं चलता है। कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आपको चाहिए। फ्रीक्वेंसी बदल दिए तो एक ही लूप फॉर्म हो रहा है ना। और चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो दो लूप तो फॉर्म हो ही रहा था। देखो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो दो लूप फॉर्म होने लगेगा, और बढ़ाएंगे तो तीन लूप में चले जाएंगे हम लोग। देखो तीन लूप फॉर्म होने लगेगा। तो ये सब कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होता है, ऐसे कोई भी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं होगा, समझे? तो आप और बढ़ा सकते हो, और बढ़ाओगे तो चार लूप में चले जाओगे आप। समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक क्लियर? बोलो ये सब देखो, चार लूप फॉर्म हो रहा है, पांच लूप फॉर्म हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या फ्रीक्वेंसी, छह लूप फॉर्म होगा, तो वो सब फ्रीक्वेंसीज का बात है। तो समझ में आया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये जो है आपको क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि एनर्जी रुका हुआ है, एनर्जी फ्लो के नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में इसको, हाँ सर। है ना? इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ऐसा लगता है कि एनर्जी रुक गया है कुछ रीजन्स के बीच में, समझे? Sir. है? हाँ सर। अभी एक डायग्राम समझ में आ रहा है क्या बनाया मैंने? ये लूप कहाँ से आया, हाँ सर। है ना? ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे कभी वेव बनेगा? यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हम्म, ऊपर है तो नेक्स्ट लूप में तो नीचे ही रहेगा, फिर नेक्स्ट लूप में ऊपर जाएगा, है कि नहीं है? समझ में आया बात? हाँ सर। तो अब सोचो, जैसे मान लो कि जो इंस्टेंट हमने यहाँ पे शो कर रखा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ले लो, जैसे मान लो अभी जितना भी पार्टिकल्स है वो सब अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लो, ठीक है। आप यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ले लो, वो यहाँ ऊपर है। नेक्स्ट लूप में एक पार्टिकल ले लो तो वो यहाँ नीचे है। अब सोचो ये पार्टिकल वन और ये पार्टिकल टू दोनों एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा होगा, लेकिन क्या दोनों मेन पोजीशन का ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले एक्सट्रीम पे पहुंचा? हाँ अगर सर। आप इसको एसएचएम में सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट करो, तो पार्टिकल वन अगर ऊपर वाला एक्सट्रीम पे पहुंचा तो पार्टिकल टू क्या नीचे वाला एक्सट्रीम पे पहुंचा?
है कि नहीं है? तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? क्या ये फेज डिफरेंस पाई का है? होगा। तो अगर हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करें, 2 पॉइंट्स इन पहला केस, कंसेक्यूटिव लूप, कंसेक्यूटिव लूप्स में अगर आप 2 पॉइंट ले लो तो उन दोनों पॉइंट्स में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस पाई का होगा। अगर दो कंसेक्यूटिव लूप में हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे तो फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? हमको पाई का मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों अपने एक्सट्रीम पे तो पहुंचेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। तो यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस हमको निकालना है तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला हमने याद किया था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। याद है? वहां पे मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर ट्रैवलिंग वेव्स। याद है ये पॉइंट? हाँ हाँ। तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालने के लिए। ये इक्वेशन वैलिड किसके लिए था? ये वैलिड था ओनली फॉर ट्रैवलिंग वेव्स के लिए, है कि नहीं? अभी हम ट्रैवलिंग वेव्स का तो बात नहीं कर रहे हैं, ये तो स्टैंडिंग वेव्स है। तो फेज डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच निकालने के लिए ये फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। मेरे को बताओ, यहाँ पे .1 और यहाँ पे इसी लूप में एक .3, कितना फेज डिफरेंस होगा? 0। 0 होगा। दोनों एक साथ एक ही तरफ वाला एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो अगर आप दो पॉइंट्स ले लेते हो इन द सेम लूप, सेम लूप में दो पॉइंट्स अगर ले लोगे तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 0। ठीक, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लू 4, तो 1 और 4 में कितना फेज डिफरेंस होगा? 0। 0 0 होगा। तो अगर मान लो कि हम ऑल्टरनेट लूप्स में अगर दो पॉइंट्स ले ले, ऑल्टरनेट लूप्स में अगर आप दो पॉइंट लोगे तो अगेन फेज डिफरेंस क्या आएगा? 0। ठीक है, कंसेक्यूटिव लूप में ले लोगे तो हमेशा पाई रहेगा, ऑल्टरनेट लूप में 0, सेम लूप में 0। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक? हाँ, हो गया ये? हाँ सर। अब देखो, जो एनर्जी आपको लग रहा था कि एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, थोड़ा उसका बात करते हैं एनर्जी का। आपको याद है कि कोई भी एक गिवन पॉइंट से जो पावर फ्लो होता है, याद है, -T टाइम्स ऑफ del y/del x इंटू del y/del t। कल डिराइव किए थे इसको, इंस्टेंटेनियस पावर फ्लो, है हाँ ना? सर। अब देखो ये जो वेव यहां पर क्रिएट हुआ, आपको दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द नोड। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड। नोड वाला जो पॉइंट है, जो पार्टिकल नोड बना हुआ है, क्या वो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है? कोई भी नोड का अगर आप बात कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? 0। वो तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा ना नोड, वो तो रुका हुआ है। तो उसका वेलोसिटी 0 मतलब del y/del t इज 0। तो इंस्टेंटेनियस पावर उसके थ्रू कितना फ्लो हो रहा है? 0 हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। एंटी नोड वाला जो पॉइंट है, आप देखो स्ट्रिंग का कोई भी शेप आप बना लो, जैसे स्ट्रिंग तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, इस तरीके से मान लो अलग अलग इंस्टेंट पे आपको ऐसे ऑसिलेट करता हुआ ये दिख रहा है ना? कोई भी इंस्टेंट आप पकड़ो, कोई भी इंस्टेंट आप ले लो, क्या हर इंस्टेंट पे एंटी नोड पे टेंजेंट का स्लोप हमेशा 0 मिलेगा मेरे को? जो भी वेवफॉर्म क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जो शेप क्रिएट हो रहा है, इस शेप में क्या एंटी नोड वाले पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं एंटी नोड वाला पॉइंट लेता हूं तो एंटी नोड्स पर del y/del x स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। ठीक है ना? तो अगर टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है तो अगेन del y/del x 0 मतलब कि पावर फ्लो थ्रू एंटी नोड्स इज ऑल्सो 0, है कि नहीं है? ये बात बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर।
ठीक है। तो एंटी नोड्स के थ्रू भी मेरे को क्या मिल रहा है, पावर फ्लो जीरो। नोड के थ्रू भी क्या मिल रहा है, पावर फ्लो जीरो। तो पावर यहां पर क्या हो रहा है ना, नोड और एंटी नोड को क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है, जबकि ट्रैवलिंग वेव में तो हर पॉइंट के थ्रू पावर फ्लो हो रहा था, एनर्जी फ्लो हो रहा था। लेकिन अब ये क्रिएट जब हुआ, स्टैंडिंग वेव जब क्रिएट हुआ, तो नोड और एंटी नोड के थ्रू पावर फ्लो होके नहीं जा पा रहा, एनर्जी ट्रैप हो गया बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड, क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है वो नोड और एंटी नोड को। तो क्योंकि एनर्जी ट्रैप हो गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। एनर्जी स्टैंड हो गया, रुक गया है वहां पे, ट्रैप कर लिया आपने दो पॉइंट्स के बीच में उसको। समझ में आ रहा है बात। नोड और एंटी नोड के बीच में फ्लो होगा एनर्जी। आप मान लो यहाँ पे आपको, आप कोई बोल रहे हो सर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं नोड और एंटी नोड के बीच में, क्या इसके थ्रू एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है, लेकिन वो नोड और एंटी नोड को क्रॉस नहीं करके जा पा रहा, वो जस्ट यहीं पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी मूव कर रहा है यहाँ पे, बट वो क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है नोड और एंटी नोड को। ठीक है। सो देयर इज नो पावर फ्लो। एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रहा है उस पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। सो देयर इज नो पावर फ्लो अक्रॉस द नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स और एंटी नोड्स के अक्रॉस कोई पावर फ्लो नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली ये भी बोल सकते हैं, देयर इज नो पावर फ्लो अक्रॉस द नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स के अक्रॉस कोई पावर फ्लो नहीं होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक सबको? सर, हाँ। तो यहाँ पर क्या एनर्जी कांस्टेंट बोल सकते हैं? किसका एनर्जी? क्योंकि पावर मतलब पावर अगर फ्लो नहीं हो रहा तो एनर्जी तो नहीं, कांस्टेंट एनर्जी होगी ना। किसका एनर्जी बोल रहे हो आप? मतलब उस सब नोडल पॉइंट्स का। नोडल पॉइंट्स के पास एनर्जी थोड़ी होता है। एलिमेंट किसी एक सेक्शन में एनर्जी होगा ना। हाँ, तो मतलब अगर पावर फ्लो नहीं हो रहा तो फिर उस किसी सेक्शन में क्या एनर्जी कांस्टेंट बोल सकते हैं? टोटल एनर्जी यहाँ पर किसी एक सेक्शन में, आप दो नोड्स या एक लूप के लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट कराएगा कि एक लूप में कितना एनर्जी है बताओ। ठीक है, आएंगे वो सब एक एक करके करते, बहुत सारा चीजें हैं अभी। अब देखो, नोडल पॉइंट्स को तो एनर्जी क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे मान लो एक इंस्टेंट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, सपोज इस इंस्टेंट पे जितना भी पार्टिकल्स है वो सब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है ना। तो यहां सर पर फेज आपको जो, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बोल देंगे? कौन सा? सर वो फेज डिफरेंस जो पाई जीरो और आप बोलो क्या हुआ उसमें? कॉन्जिक्यूटिव लूप्स और सेम लूप में वो डिफरेंस कैसे आ रहा है समझ में नहीं आया। एक लूप, ये दो लूप है, ये वाला पार्टिकल ऊपर है तो यहाँ वाला लूप वाला पार्टिकल नीचे है ना। हाँ, तो एक अगर ऊपर वाला एक्सट्रीम है, एक नीचे वाला एक्सट्रीम है, तो कितना फेज डिफरेंस हो गया? एसएचएम में किए थे ये, तो हाँ पाई। पाई हो गया। तो कंसेक्यूटिव ऑपोजिट कंसेक्यूटिव लूप में जाएंगे तो पाई का फेज डिफरेंस है। सेम लूप में दो पॉइंट ले लेंगे अगर, तो क्या अच्छा। होगा, दोनों तो एक ही तरफ है, तो जीरो, है ना। हाँ। फिर लूप वन और लूप थ्री में ले लो, तो अगेन एक ही तरफ है, तो फिर से हाँ आपको सर फेज समझ डिफरेंस गया क्या सर। मिलेगा, जीरो। देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक इंस्टेंट लेते हैं, सपोज इस इंस्टेंट पे ऑल पार्टिकल्स आर एट देयर एक्सट्रीम। मान लेते हैं जितना भी पार्टिकल्स है, सपोज वो सब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है। तो अगर ये जितना पार्टिकल्स है सब एक्सट्रीम पे है, तो कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सबका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। एक्सट्रीम पे है तो सबका वेलोसिटी जीरो है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबका क्या है, जीरो। तो ये आपका एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, फिर ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है। अब आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। तो कौन से एलिमेंट में एक्सटेंशन ज्यादा है, जो नोड्स के पास है, क्या उनका एक्सटेंशन ज्यादा है? इसमें है ना।
जो कल जहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, नोड के पास जो एलिमेंट होगा उसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा ना। तो जहां पर एक्सटेंशन ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अभी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर कंसंट्रेटेड है। आप कोई भी लूप, अगर एक लूप का बात करो तो उस लूप में पोटेंशियल एनर्जी कहां कंसंट्रेटेड है? क्या वो नियर द नोड्स कंसंट्रेटेड होगा? होगा? हाँ। हाँ सर। तो नोड्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब कि जब जितना पार्टिकल से सब एक्सट्रीम पे अगर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंसंट्रेटेड नियर द नोड्स। नोड्स के पास कंसंट्रेटेड है एनर्जी। लेकिन अगर मान लो कि अब जितना पार्टिकल्स है सब एक साथ अपना मेन पोजीशन को जब क्रॉस कर रहा है, इस पोजीशन पे आके रुका, फिर वापस जाएगा ना। तो सपोज कि नेक्स्ट केस में when all particles are crossing their main position, सपोज जितना पार्टिकल्स है वो सब अपना मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। ये आपके पास एंटी नोड था, यहाँ पे नोड था, ये एंटी नोड था, नोड था, इस तरह से। तो सब एक साथ मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो स्ट्रिंग तो ऐसे फ्लैट दिखेगा, आपको स्ट्रेट दिखेगा। लेकिन मेन पोजीशन पे अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? कोई स्ट्रेचिंग तो है नहीं स्ट्रिंग में, कोई एक्सटेंशन तो है नहीं स्ट्रिंग में। तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी किसका लेंगे? पार्टिकल का स्पीड लेंगे हम लोग। तो एसएचएम में हमको मालूम है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा मेन पोजीशन को क्रॉस करते टाइम, स्पीड मैक्सिमम होता है एसएचएम में, जिसका वैल्यू कितना होता है? एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। अब ओमेगा तो हर पार्टिकल के लिए सेम है, तो जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा उसका स्पीड सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका एम्पलीट्यूड होता है? एंटी नोड का। तो एंटी नोड वाला पार्टिकल जब क्रॉस कर रहा होगा मेन पोजीशन को, वो मैक्सिमम स्पीड से कर रहा होगा, और नोड वाला पार्टिकल तो बेचारा मूव ही नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे नोड से एंटी नोड की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ता चला जा रहा है, नोड पे आके 0। फिर नोड से एंटी नोड में स्पीड बढ़ेगा, फिर एंटी नोड से नोड में 0। इस तरीके से स्पीड दिखेगा हमको। जस्ट कंपैरिजन बनाया मैंने स्पीड का यहाँ पे। ये बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो अब यहाँ पर एक ही एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी स्ट्रिंग में। अब आपको दिख रहा है कि भाई जहां पर स्पीड ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी वहीं पर ज्यादा है ना। लोकलाइज्ड कहां पर है, कहां पर कंसंट्रेटेड है काइनेटिक एनर्जी? अब एक लूप में क्या वो कंसंट्रेट हो गया अब एंटी नोड्स के पास? हो गया ना? हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंसंट्रेटेड नियर एंटी नोड्स। एंटी नोड्स के पास अब काइनेटिक एनर्जी कंसंट्रेट हो गया है, ठीक है ना। तो जब एक्सट्रीम पे था तो एनर्जी कहां कंसंट्रेटेड था? नोड्स के पास। फिर जब मेन पोजीशन के पास आया तो एनर्जी कहां कंसंट्रेट हो गया? एंटी नोड्स के पास। मतलब एनर्जी नोड से शिफ्ट हो गया एंटी नोड, फिर से वापस नोड, एंटी नोड से नोड शिफ्ट होगा, फिर नोड से एंटी नोड शिफ्ट होगा। तो ऐसे एनर्जी नोड और एंटी नोड के बीच में तो मूव कर रहा है, लेकिन नोड और एंटी नोड को क्रॉस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आप नोड और एंटी नोड के बीच में कोई एक एलिमेंट ले लो, क्या इस एलिमेंट के थ्रू एनर्जी का फ्लो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? इस नोड और एंटी नोड के बीच में मैं कोई एक एलिमेंट ले लूं तो उस एलिमेंट के थ्रू एनर्जी का जरूर हो रहा है फ्लो। तो एनर्जी ऑसिलेट्स, नोड और एंटी नोड के बीच में ऑसिलेट कर रहा है एनर्जी, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर सकता नोड और एंटी नोड को। समझ में आया ये बात? सर मतलब एक लूप में एनर्जी कांस्टेंट होगा। एक लूप के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया बात ये चीज? जैसे मान लो कि आपको एक लूप के लिए एनर्जी कैलकुलेशन में जाते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? हाँ सर।
ठीक है, तो ओके। पावर या एनर्जी नोड और एंटी नोड को क्रॉस नहीं कर सकता, बट इट विल कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड। सर एनर्जी फ्लो करकर वहां पर आया कैसे देना, अगर वो तो ट्रैप ही वही हो तो, जाए। ट्रैवलिंग वेव आ रहा था तो दोनों ट्रैवलिंग वेव सुपर इम्पोज हो रखा है ना। अच्छा अच्छा। स्टार्ट तो वहीं से किए थे, दो ट्रैवलिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, तो वो दोनों सुपर इम्पोज हुआ तो ये फेनोमेनन हमको दिखाई दे रहा है। तो उसमें कंडीशन था कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, ट्रैवलिंग वेव का ओमेगा दोनों का सेम था, तभी आपको ये सब दिखाई देगा। हो गया ये। हाँ सर। तो जैसे देखो, एक स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन हमने लिया था, टू ए कॉस के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये वेव्स वाला जो चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं आपको फर्स्ट डे बोला था कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये चैप्टर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है अभी कि क्यों बोल रहा था मैं? दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना टफ नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि बड़ा दिक्कत है। दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये सब पढ़ने के बाद रोटेशन आसान लगने लग गया क्या अब? इतना सब फिजिक्स में पढ़ने के बाद क्या लगता है, रोटेशन उतना टफ था? हाँ, रोटेशन ज्यादा इजी था लगता है अभी। है ना, रोटेशन उतना टफ नहीं है। वो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था, याद है कि रोटेशन उस जब पढ़ रहे थे तब एक बार टफ लगता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समय के साथ लगेगा कि फिजिक्स में और भी टफ चीजें हैं। रोटेशन में तो कुछ भी नहीं था यार, एफबीडी बनाओ, एफ इक्वल टू एम ए लिखो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखो, है कि नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो कभी कभार। सही बोल रहे हैं? हाँ, क्या कहते हो? तो इसमें अब मान लो कि यहाँ पर एक लूप के लिए बात करते हैं, एक लूप में कितना एनर्जी अगर वो मेरे को निकालना है, तो आप सोचो इसमें कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप यहाँ पर किसी जनरल इंस्टेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उतना क्यों लिखना है आपको? आपको ये तो पता है कि भाई जब ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो सब एक साथ करेगा, तो इस इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी है वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? इस इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो किसी भी एक लूप में जब वो मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, उस इंस्टेंट का आप काइनेटिक एनर्जी लिख लो, तो वही मेरा टोटल एनर्जी हो गया। सो फॉर अ लूप, सपोज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू सिंपली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग देयर मेन पोजीशन। ये सब पार्टिकल जब अपना मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम पर टोटल एनर्जी क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं इस लूप के अंदर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट अगर कंसिडर करता हूं dx लेंथ का, तो इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू dx। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास हो गया म्यू dx। ठीक, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखे, मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो वेलोसिटी तो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा होगा ना, होगा। तो आप मान लो कि ये एलिमेंट किसी भी एक्स पोजीशन पर जाकर एक एलिमेंट ले रहे हो, तो उस एलिमेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना, 2a cos के एक्स। तो उसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, 2a cos के एक्स, ये हो गया एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। ये होना चाहिए क्या इसका स्पीड, यहाँ पे जो एलिमेंट लिया उसका स्पीड ये होगा। सो हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ये बनेगा इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो अगर इसको टोटल एनर्जी लिखना है तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो हाफ ऑफ म्यू आप देखो कांस्टेंट है, 4a² ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा।
ठीक है। अब आपको जिस लेंथ में निकालना है उस लेंथ में आप इंटीग्रेट कर लो। जैसे एक नोड और एक नोड, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच जो डिस्टेंस है वो इसका वेवलेंथ का हाफ है ना। देख रहा है, ये जो वेवलेंथ फॉर्म हुआ उसका हाफ है ना ये। ठीक है, तो 0 से लेके λ/2 तक इंटीग्रेट कर लो इसको। ठीक है, या फिर आप और प्रॉपर अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप निकालो, दो नोड का पोजीशन निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर लो। कर सकते हो, जैसे मान लो कि एक नोड एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो दूसरा नोड कहाँ होगा, एक्स प्लस λ/2 पे होगा। अरे होगा नहीं होगा भाई ये सब। सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। तो बाकी अब इंटीग्रेट इसको कर लेना, याद मत कर लेना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, या इसको रट्टा मत मार लेना घूम घूम के। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिस करना, समझना कि कैसे हो रहा है, इक्वेशन लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि याद कर लोगे। हुआ ये। सर एक सोर्स से डिस्टेंस है ना, हाँ, एक का मेजरमेंट आप सोर्स से कर रहे हैं। फिर से बोलो क्या बोल रहे एक कहाँ से मेजर कर रहे हैं। हो। एक्स को, अरे एक्स कहाँ से मेजर करेंगे, ये स्ट्रिंग है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से एक्स मेजर करेंगे ना ओरिजिन से अलोंग द लेंथ, इधर से मेजर करो। एक नोड से दूसरा नोड के बीच का एक एक लूप का बात हो रहा है ना, तो एक लूप में अगर निकालोगे तो एक लूप का डिस्टेंस कितना होगा, ये नोड का एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स है तो इस नोड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस λ/2 होगा ना। नहीं। हो गया ये। सर। हाँ सर। तो ये सब डिफरेंसेस ध्यान रखना है आपको कि स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में ये सब कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंस है। हम्म, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को तो पूछ लो। नहीं है।